नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है राजस्थान ज्योग्राफी के पीवाईक्यू प्रश्न करने वाले हैं। जितने भी आए हुए स्कूल व्याख्याता है या फिर पीटीआई के अंदर आए हुए जो हमारे क्वेश्चन हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, तो उनकी राजस्थान ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे। ये जो है लगभग लगभग आपके जो है मान के चलो 105 के करीबन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने जो है 2024 वाला सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको जो है क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला है जो राजस्थान का सामान्य परिचय उससे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राजस्थान है उसके पूर्व पश्चिम, निम्नलिखित के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। ये बात कर रहा है राजस्थान की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आया हुआ है, राजस्थान की हमसे बात कर रहा है ये, ठीक है। और किस किस की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, हमें पता है उत्तर दक्षिण यानी जो है लंबाई कितनी है राजस्थान की 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, तो इन दोनों के मध्य आप घटाओगे इनको तो इनके मध्य अंतर आएगा 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर इनके मध्य अंतर आएगा, जो कि अपने बी नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है बी ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल हमें पता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो मरुस्थलीय जिला है वही सबसे बड़ा है, और वही जो क्षेत्रफल में जो है जिस भी संभाग में आएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जोधपुर है, जोधपुर संभाग है, उसमें बात करें जोधपुर संभाग, और इसमें वर्तमान में 8 जिले हैं, इन 8 जिलों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जिला भी शामिल है। कौन कौन से हैं जोधपुर संभाग में? जोधपुर जिला भी आता है, जोधपुर जिला है, जैसलमेर जिला भी आता है, बाड़मेर भी आता है, पाली भी आता है, जालोर आता है और सिरोही आते हैं। ये तो आते हैं पुराने जिले, जो पुराने थे, जब जो है पुनर्गठन हुआ राजस्थान का, नए जिले बनाए गए, उनसे पहले की बात है। इसके अलावा नए जिले, जोधपुर से अलग हो गया एक जिला फलोदी भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा बात करें तो एक है बाड़मेर से अलग हुआ है, कौन सा? बालोतरा भी इसके अंदर आता है। तो वर्तमान में आप देख सकते हो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 जिले हैं, और सबसे बड़ा जिला है कौन सा? जैसलमेर सबसे बड़ा है, वो किसके अंदर आता है? जोधपुर संभाग में आता है। कुल 8 जिले हैं, तो ये सबसे बड़ा संभाग है, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में से निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो एक देश के साथ बनाता है। कौन से के साथ? पाकिस्तान के साथ, जिसे हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, वो राजस्थान के अंदर है, श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर ये कहां तक है? बाखासर साहेगढ़ बाड़मेर तक है। बाखासर साहेगढ़ बाड़मेर तक ये फैली हुई है, साहेगढ़ बाड़मेर तक ये विस्तार है इसका, ठीक है, ध्यान रखें। और कितनी है? 1070 किलोमीटर है। इसमें बात करें वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में इस पर जो है 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, इस पर श्री गंगानगर है, फिर है बीकानेर है, फिर है जैसलमेर है, फिर है फलोदी है, और फिर है बाड़मेर है। अब वर्तमान में अगर बात करें, ये 5 जिले हैं, उनमें सबसे कम जो सीमा है, सबसे कम है वो फलोदी है। वर्तमान में सबसे कम फलोदी है, सबसे कम सीमा है।
जबकि जब ये क्वेश्चन बना था 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, उस समय ये बीकानेर था, बीकानेर सबसे कम सीमा था। उस समय नए जिले नहीं बनाए गए थे, पुराने वाले जिले हैं उसके अकॉर्डिंग बीकानेर सबसे कम सीमा। और सर्वाधिक सीमा तो आपको पता ही है जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा है, सर्वाधिक सीमा ये क्या करता है, सर्वाधिक सीमा। पहले भी सीमा सर्वाधिक थी, वर्तमान में भी इसकी सर्वाधिक है, ध्यान रखें। अगला, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है, यानी सबसे ज्यादा जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला, तो ये जो जिला था वो था 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया है। और उस समय था कौन सा, पाली था। पाली 8 जिलों से जो है सीमा बनाता था, ध्यान रखें, 8 जिलों से सीमा बनाता था। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है, अब 5 नंबर से लेकर जो है क्वेश्चन वो है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक विशेषताएं जिसे हम बोलते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। बात करें इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन है वो 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बात करें तो इसमें पूछा गया है कथन जो दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है, जो नीचे कूट दिए हुए हैं उनमें से। बात करें इसमें पहला जो कूट दे रखा है वो है उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे है, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे है, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर क्या सही है। अब बात करें जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है या फिर उड़िया पठार है, हमें पता है दोनों ही सबसे ऊंचे हैं। पहला गुरु शिखर की बात करें सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, और उड़िया पठार की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो है पठारी भाग है। गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा है, कितना है 1727 या फिर 1722 मीटर ऊंचा है, और उड़िया पठार सबसे ऊंचा राजस्थान का पठार है 1360 मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है। अब आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है कि जो उड़िया पठार है गुरु शिखर के नीचे है, जी हाँ गुरु शिखर ऊंचा है उड़िया से भी, तो ये नीचे भी स्थित होगा ना, नीचे ही है ना, सही है, ये तो पॉइंट एकदम सही है। बी, 56 का मैदान बनास बेसिन में आता है, जी नहीं, 56 का जो मैदान है वो बनास बेसिन में नहीं आता, ये पूर्वी मैदान के अंदर आता है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है, पूर्वी मैदान के अंदर आता है ये। ठीक है, और ये किस में आता है, बेसिन की बात करें तो ये माही बेसिन के अंदर आता है, माही बेसिन के अंदर आता है, माही बेसिन के अंदर आता है। बनास बेसिन अलग है, बनास बेसिन अलग है, चंबल बेसिन अलग है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन के विशिष्ट भूभाग हैं, जी हाँ गिरवा की पहाड़ियां हैं उदयपुर के अंदर ही हैं, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, ध्यान रखें ये सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिले में है, जी नहीं, कोटा और बारां में नहीं है, बारां में तो है नहीं, कोटा और किस में है, झालावाड़ के अंदर है, कोटा और झालावाड़ के अंदर है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ए सही है अपना और सी सही है, ए और सी किस में है, सी नंबर में है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला है एक साइड में आपको दे रखी है भौतिक आकृति, दूसरे स्थान पे है, जो उनका स्थान दे रखा है दूसरी तालिका के अंदर है, एक साइड में भौतिक आकृति है, दूसरे में स्थान दे रखा है, एक साइड में आपको कूट में दे रखे, कूट को मैच करवाना है। बात करें जो ये स्थान दे रखे हैं, आकृतियां दे रखी है, जयगढ़, जयगढ़ कहां पे है, जयगढ़ हमें पता है कहां पर है, जयपुर के अंदर है। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, जहां पर जो है सोनारगढ़ अपना किला स्थित है। लसारिया का पठार ये जयसमंद झील के पूर्व में सलूम्बर के अंदर है, ध्यान रखें सलूम्बर की। रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर है, वही है ये रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ए में 3 है, ए में 3 किसमें है, यहां पे देखेंगे हम, ए में 3, ए में 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यार ये देखो सीधे सीधे गलत हो रही है, अपने सीधे सीधे गलत हो रही है, एक से ही सही हो रहा है, ए में 3, अगर इसमें एक आता है तो सही है। अब देखो और भी चेक कर लेते हैं, बी में क्या है, बी में 4 है, बी में 4 दे रखा है, सही है। सी में 1 है, सी में 1 इसमें है, और तो है ही नहीं किसी में, है ना, तो ये 3 नंबर यहां पे राइट हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट है घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां हैं, वो राजस्थान में कहां पर स्थित है, घोड़े की नाल वाली जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, घोड़े की नाल वाली, घोड़े की नाल आप जानते हो किस प्रकार की होती है, घोड़े की नाल होती है इस प्रकार की, आपने देखी होगी, ये आकृति घोड़े के पैरों में लगाई जाती है ये। ठीक है, इसे या तो बोल दो घोड़े की नाल, या फिर इनको बोला जाता है गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार
पहाड़ी। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये है कौन से भाग के अंदर है, साहेबाद उच्च भूमि के अंदर है, जो कि साहेबाद उच्च भूमि कहां पर है, बारा के अंदर है, रामगढ़ बारा के अंदर है। रामगढ़ स्थान बहुत सारे हैं, शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर भी रामगढ़ है, जिसे डुंडाड़ सॉरी एक शेखावाटी में एक डुंडाड़ क्षेत्र में भी है रामगढ़, जिसे डुंडाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें डंगंगदर, ये भी पूछा गया डंगंगदर कौन से क्षेत्र का भाग है, ये झालावाड़ के अंदर है, डंगंगदर है झालावाड़ के अंदर है, ध्यान रखें। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां, ये कोटा झालावाड़ में, अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, कोटा और झालावाड़ के अंदर ये पहाड़ियां हैं, झालावाड़ के अंदर है, जहां पे अबलीमिणी का महल है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, अबलीमिणी का महल यहाँ पे है, काठ का रायन बसेरा भी यहीं पे है। गोडवाड़ प्रदेश, इसे लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, ध्यान रखें। इसके अलावा घोड़े की नाल आ गई, एक आपसे पूछ ले कुंडलाकार पहाड़ियां, कुंडलाकार पहाड़ी, तो ये कुंडलाकार पहाड़ी है कहां पर है, कोटा के अंदर है, कुंडलाकार पहाड़ियां कोटा के अंदर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। अभी बताया आपको रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, रामगढ़ की गोलाकार आ जाए, घोड़े की नाल के समान आ जाए, तो वो कौन से के अंदर है, तो वो हाड़ौती पठार में है। हाड़ौती पठार में भी कौन से में है, ये साहेबाद उच्च भूमि में है, साहेबाद उच्च भूमि में है। साहेबाद उच्च भूमि पूछ ले कहां पर है, तो ये रामगढ़ बारा के अंदर है, कहां पर है, रामगढ़ बारा के अंदर है। और रामगढ़ बारा पूछ ले आपसे कौन से भाग के अंदर आता है, तो ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इस हाड़ौती प्रदेश में भी पूछ लिया जाए कितने जिले आते हैं, तो इसमें 4 जिले आते हैं, 4 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कोटा आता है, एक तो कोटा आता है, एक बूंदी आता है इसके अंदर, एक बारा भी आता है इसके अंदर, एक झालावाड़ आता है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है जो अनुप्रस्थ होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ये होते हैं हवा की दिशा के समान, हवा की दिशा के समकोण बनते हैं, ये समकोण बनते हैं, समकोण बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं प्रवली या फिर बरखान टाइप के होते हैं। बरखान क्या होते हैं, बरखान होते हैं एक प्रकार से अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं, बालुका स्तूप, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं, जो कि सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। ये जो होते हैं वो सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायी, नुकसानदायी। अगर सबसे आपसे पूछ लिया जाए जो सबसे पुरानी बरखान है, तो वो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखें। और वैसे नवीनतम या सर्वाधिक पूछे तो भालेरी चूरू के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार की आकृति होती है, अर्धचंद्राकार इस प्रकार की आकृति होती है, जिसमें इधर वाली दिशा से हवा आती है, इधर वाली दिशा से हवा आती है। ये हवा इधर वाली है, वो दबाव से यहाँ पे रेत को आगे निकाल देती है, और ये जो हवा है ना, ऐसे जो है रेत को निकाल देती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो है उभरा हुआ अंदर की तरफ है, और ये जो है कोने इसके बाहर निकल जाते हैं, सींग टाइप अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है। और इसमें एक और देखें, जो परवल्ली होती है ना, परवल्ली होता है, उसमें हवा जो होती है वो अंदर वाली साइड से निकलती है, ऐसे ऐसे आती है हवा। ठीक है, इस प्रकार से हवा जो है बाहर निकलती है परवल्ली के अंदर। नेक्स्ट घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं। घग्गर का मैदान आपको पता है, घग्गर नदी वाला क्षेत्र है। घग्गर नदी जिसे नाली, नट, पाट जो है, हकरा है, सोतर नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग में ये बहती है। ठीक है, जिसके किनारे हैं रंगमहल है, अनूपगढ़ है, सुरतगढ़ है, बटनेर दुर्ग है, कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, पीलीबंगा है। ये सारे के सारे घग्गर नदी के किनारे हैं। घग्गर का मैदान उत्तरी राजस्थान के अंदर है। कहां पर है, उत्तरी राजस्थान के अंदर है। और उत्तरी राजस्थान में भी जिले पूछ लिए जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है, सुरतगढ़ हनुमानगढ़ है, गंगानगर बटनेर दुर्ग इसके किनारे है, नाली जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट त्रिकुट और नकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में है, त्रिकुट और नकोड़ा। त्रिकुट की बात करें तो अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे जो पूछा गया था, त्रिकुट, त्रिकुट जो पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी है, वो जैसलमेर जो दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर के अंदर है। नकोड़ा जो पर्वत है, नकोड़ा जो है बाड़मेर के अंदर है,
नकोड़ा बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। और ये जो नकोड़ा है ना, यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है, नकोड़ा के अंदर है क्या है, जैन तीर्थ स्थल है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखें, जैन तीर्थ स्थल। जो नकोड़ा है वर्तमान के अंदर देखें तो वर्तमान में ये जो है बालोतरा के अंदर है, जो नया है जिला बालोतरा वहां पे चला गया है, नया जो है पहले बाड़मेर में हुआ करता था, नया बालोतरा में चला गया है। तो ये पहले कौन सा है, त्रिकुट दे रखा है, त्रिकुट जैसलमेर में, पहले जैसलमेर आएगा, इसमें भी जैसलमेर है, बाकी में नहीं है, तो ये कट जाएंगे। नकोड़ा बाद में बाड़मेर है, जालोर में तो नहीं है, ये कट जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहां स्थित है, भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहां पर है। ये भानगढ़ और सिरावास है, ये है तो कहां की, कौन से भाग की, अरावली के अंदर, अरावली के अंदर उत्तरी अरावली की ये चोटियां हैं, उत्तरी अरावली की ये चोटियां हैं, ध्यान रखिए उत्तरी अरावली की है। ये जो भानगढ़ और सिरावास है ये दोनों अलवर के अंदर है, कहां पर है, अलवर के अंदर है। और ये जो बिलाली है वो कहां पर है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ध्यान रखें यहाँ पे ये भी आप चेक करते जाएं कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कौन से भाग में है, ये उत्तरी अरावली का भाग है। और कहां कहां पर है, भानगढ़ तो भूतों का किला आपने सुना होगा ना, भानगढ़ जो अलवर के अंदर है, भूतों का किला आपने सुना है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालुका स्तूप है, ये जो है एग्जाम स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर पूछा गया है। तारा बालुका स्तूप है वो पाए जाते हैं मोहनगढ़, जैसलमेर से सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। ये किस कारण बनते हैं, तो ये इनकी आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, तारे के समान होती है। तारा आपने देखा है ना, स्टार, तारे के समान होती है इनकी आकृति। और ये जो बनते किस कारण है, जो हवा की अनिश्चित दिशा के कारण, अनिश्चित दिशा के कारण ये इनका निर्माण होता है। किस प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। इसमें हवा जो है अपनी दिशा बदलती रहती है, बार बार बदलती है, तो ये तारा स्टार बालुका स्तूप बन जाते हैं। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, जी हां अरावली है पूर्वी विस्तार को रोकता है। जो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है उसको पूरे राजस्थान में फैलने से अरावली एक अवरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट है अरावली में खनिजों समृद्ध है, जी हां खनिज संपन्न प्रदेश है ये अरावली वाला। राजस्थान में वर्षा के वितरण के प्रारूप को प्रभावित नहीं करता है, यहां पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो है प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, वहां पे जो अपनी पाई जाती है आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इसी अरावली की बदौलत पाई जाती है। इसी अरावली के कारण क्या है, अरावली यहाँ पे अवरोधक का कार्य करती है, अवरोधक का कार्य करती है और वर्षा को रोक लेती है। और इस क्षेत्र में कौन से में, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, इन दोनों भागों में ये वर्षा करती हैं। और जो अपना उत्तर पश्चिमी थार मरुस्थल है ना, वहां पे वर्षा को पहुंचने नहीं देती है, रोक लेती है, अवरोध का कार्य करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा कूट दे रखे नीचे, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, जी हाँ अनेक नदियों का उद्गम है अरावली से होता है। और एक और पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, अरावली जो है ना सबसे पुरानी आकृति, सबसे पुरानी है, प्राचीनतम जो है अरावली ही है, तो ये भी सही है। कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है। यहां पे सही उत्तर का चयन करना है, कूट में सही चुनाव कीजिए सही का। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी सी ये तो गलत है, बी सी डी ये भी गलत है, ए बी डी हाँ ये सही है, ये भी गलत है, तो इसमें बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, जी हां अरावली सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है अरावली है, वलित है, वलन के कारण इसका जो वलन बोले तो दबाव के कारण इसका निर्माण हुआ है, वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी तंत्र का मैदान भाग है,
नहीं, ये सिंधु का नहीं है, ये गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र का भाग है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी ये भी सही है। पश्चिमी बालू का मैदान है, 33 सागर के अवशेष है। जी हाँ, जो पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के अंदर 33 सागर के अवशेष है। जो बाकी बचे हुए जो कठोर भाग है, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार है, वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ध्यान रखें। ये रहा दक्षिणी पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जी हाँ सही है, ये भी सही है। ए सी डी सही है, जबकि यहां पे बी गलत है। बी इसका राइट आंसर है, बी यहां पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? निम्न में से कौन सा शिखर जो है सबसे ऊंचा है? यहां पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे ऊंचा जो शिखर कौन सा है। तो यहां पे जो दे रखे हैं उनमें से सबसे ऊंचा है वो जरगा है। सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? जरगा है। जरगा की बात करें तो 1431 मीटर ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है इन चोटियों के अंदर, जरगा सबसे ऊंचा है। बात करें अचलगढ़ की, अचलगढ़ है वो कितना है? 1380 मीटर ऊंचा है। और जो रघुनाथगढ़ है वो सबसे ऊंची, अरावली की सबसे ऊंची, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो रघुनाथगढ़ है, सीकर के अंदर है। और खो जो है वो है अपना 900 जो है 20 मीटर ऊंचा है, 920 मीटर ऊंचा है यहां पे। ये क्या है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। और यहां पे इसका राइट आंसर जरगा है। जरगा सबसे, ये 1431 मीटर ऊंची है, 1431 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन है? 1431 जरगा है। उसके बाद में 1380 है, ये 2 नंबर पे, ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, और ये थर्ड पे आएगा, और ये फोर्थ पे आएगा। यहाँ पे अगर क्रम पूछ ले आपसे तो 56 का मैदान है। अगला है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है, 56 का मैदान है। 56 के मैदान की बात करें तो ये जो 56 का मैदान है राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है, के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, 56 नदी नालों का समूह है, नालों का समूह है, 56 नदी नालों का समूह है। ये 56 गांवों का समूह भी बताते हैं, ठीक है। और ये कहां पे है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग के अंदर 56 का मैदान है। और ये 56 का मैदान आपसे पूछ ले किस बेसिन का है, तो ये माही बेसिन का भाग है। किस बेसिन का है? माही बेसिन का भाग है, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाई जाती है? शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन है जो पीटीआई एग्जाम फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। शुष्क सागवान वन है वो कहां पर पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन है राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखें, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे 75 से लेकर 110 सेमी इनको वर्षा की आवश्यकता होती है, 75 से लेकर 110 सेमी इनको वर्षा की आवश्यकता होती है। और पूरे राजस्थान में लगभग 7% ये वन है, 6.87% है, 6.87%, तो लगभग हम 7% मान सकते हैं इनको। और राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर ही ये पाए जाते हैं। और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी पाए जाते हैं, ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है वो है उदयपुर, बांसवाड़ा, डी हो जाएगा। अगला है फिर वही कूटवाड़ा, निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही, आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में, आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपको इनकी ऊंचाइयां अगर पता है तो आप इनको बढ़ते क्रम में सेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें तो जो बेराट है वो कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। अचलगढ़ है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ है, कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, ठीक है। और शेर कहां पर है? सिरोही के अंदर है, शेर सिरोही के अंदर है, ये भी ध्यान रखिए। सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी है वो है अपनी बेराट है, सबसे छोटी है बेराट है, कितनी है? 704 मीटर है, सबसे छोटी है। सबसे कम ऊंचाई वाली है वो बेराट है, 704 मीटर है। अगर बात करें सबसे ऊंची इनमें से तो वो है 1597 मीटर शेर है। कौन सी है? 1597 मीटर शेर है।
और गुरु शिखर के बाद में 2 नंबर पे आती है ये सिरोही के अंदर है, शेर सिरोही के अंदर है। फिर तीसरे पे है अचलगढ़ जो कि 1380, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 1380 मीटर ऊंची है। 3 नंबर पे, 1 नंबर पे 704 विराट है, 2 नंबर पे है अपनी है यहाँ पे 1380 मीटर है। और एक बच गई अपनी कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है जो कि 1224 मीटर है, 1224 मीटर ऊंची है। 1 नंबर पे कौन सी है? 1 नंबर पे है अपनी विराट है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे आती है अपनी कुंभलगढ़ आती है। 3 नंबर पे देखें तो 3 नंबर पे अचलगढ़ है। 4 नंबर पे अपनी है शेर है। तो किस प्रकार से है? ए और सी, ए फिर सी फिर बी फिर डी। हाँ जी, ये रहा ए फिर सी, ए है फिर सी है फिर बी है फिर डी है, ए है सी है बी है डी है। तो ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेट करना था। अब आ गया नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना अपवाह तंत्र। इसके अंदर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चरर 2024 के अंदर आया हुआ है, नवीनतम जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर। एक साइड में आपकी शाखाएं दे रखी है, दूसरी साइड में नदी दे रखी है। एक साइड में शाखा है, दूसरी साइड में नदी दे रखी है। तो आपको बताना है सुमेलित कौन सी नहीं है, सुमेलित कौन सी नहीं है। यहां पे देखें तो जो चाप और जाखम है माही की, जी हां, सोम माही जाखम आपने नाम सुना होगा, चाप एराव हारण है ना। उजाड़ और आहू काली सिंध की है, जी हां, काली सिंध और आहू आपने नाम सुना है। गागरोन जलदुर्ग जो है वही है ये। मानसी खारी, बनास डाई खारी आपने नाम सुना है, त्रिवेणी संगम बनाती है, वही है ये डाई खारी वाली। मेज और सागी, मेज जो नदी है ना, मेज नदी तो है किसकी? चंबल की सहायक नदी है। पर ये जो सागी है ना, सागी किसकी है? लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। यहां पे गड़बड़ हो रहा है, तो इसका सुमेलित नहीं है, तो ए ही सुमेलित नहीं है यहां पे, क्योंकि मेज तो आपकी दे रखी है, मेज तो दे रखी है। मेज है वैसे बनास की है, इनडायरेक्ट रूप से तो जो है बनास की है, डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट चंबल की है, और डायरेक्ट पूछे तो जो अपनी बनास की है, ये सहायक नदी है। नेक्स्ट अगला है फिर से आ गया कूटवाड़ा। इसमें नदियां और इनका उद्गम स्थल दे रखे हैं, तो आपको पता होने चाहिए नदियों के उद्गम स्थल। घग्गर, तो घग्गर अपने को पता है ये हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियां कालका जो माता का मंदिर है वहां से निकलती हैं, तो इसमें डी हो जाएगा। जैसे ए में फोर्थ है, ए में फोर्थ किस किस में है? इसमें भी है इसमें भी है। कौन कौन से में देख लेते हैं। ए में फोर्थ, ए में फोर्थ इसमें है इसमें है, बाकी को काट दो, बाकी को काट दो। दूसरे माही, माही है मैं से माही और मैं से मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश, तो ये कौन सा है? मैं से माही, माही। बी में 3, बी में 3, बी में 3 इसमें नहीं है, तो इसको भी काट दो, तो बचा किसमें? इसमें और इसमें, इसमें ये एक अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, आगे मिला भी लेते हैं अपने, कोई बात नहीं। राइट इसका क्या हो जाएगा? राइट 4 नंबर हो जाएगा, राइट तो 4 नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा मिला और देते हैं इसको, ये तो हो गया इसका। चंबल, चंबल जामना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से हैं। बनास खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है, बनास का और चंबल में ये मिलती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में। एक साइड में नदियां दे रखी हैं, एक साइड में उनकी सहायक नदियां दे रखी हैं। बात करें यहाँ पे लूनी, लूनी जो है पार्वती की है, काली सिंध आऊ है, बनास कोठारी है, चंबल मेज है। ये अभी देखा है हमने, चंबल वाला तो अभी देखा है। चंबल वैसे बनास की है और बनास आगे जाके है चंबल में मिल जाती है, तो ये सही है। बनास कोठारी, हाँ जी, बनास और कोठारी सही है। काली सिंध आहू और इनके संगम पर, इनके दोनों के संगम पर है एक दुर्ग है, कौन सा? गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है जिसे जल दुर्ग कहते हैं। अब बात करें लूनी और पार्वती। पार्वती जो है ना, पार्वती चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, और ये एमपी से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखें, ये लूनी की सहायक नदी नहीं है, यहां पे ये गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला है जाखम, एक सहायक नदी है। आपने नाम सुना होगा सोम माही जाखम। एक धाम है विनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ है जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। सोम माही जाखम, तो ये किसकी सहायक नदी है? माही की है। और सोम, सोम में माही और माही में कौन सी है? जाखम। ये समा जाती है आपस में, और ये एक धाम बना जाता है, कौन सा? विनेश्वर धाम, विनेश्वर
धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी जो नदियां हैं जिनका उद्गम है राजस्थान से नहीं होता है। कूट वाला प्रश्न है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। चलिए देखिए, राजस्थान से उद्गम नहीं हुआ है ये पूछा है, तो अपने को पता है चंबल, चंबल नदी है। अभी देखा है हमने जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी जो कि कहां पर है? एमपी के अंदर है, जहां से उद्गम होता है। पश्चिमी बनास, ये तो राजस्थान से, ये नया सानवरा गांव है, नया सानवरा गांव। नया सानवरा सिरोही से इसका उद्गम होता है, ये तो हमें पता है। माही, माही अभी हमने देखा है मेहंद झील, धार जिला, जिला एमपी से इसका उद्गम होता है, यानी एमपी और ये दोनों बाहर से आती हैं। और साबरमती, साबरमती है, ये साबरमती भी कहां से है? राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है। साबरमती का भी राजस्थान से उद्गम होता है। राजस्थान से भी बात करें तो राजस्थान से साबरमती जो है उसका उद्गम होता है उदयपुर से, और उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी से, गोगुंदा उदयपुर से इसका उद्गम होता है। अब देखो यहां पे बी और डी तो हो नहीं सकता, बी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये राजस्थान से उद्गम होता है। ए और सी, ए और सी, सी में दे रखा है, ये बाहर से आती है, एमपी से आती है राजस्थान के अंदर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम होता है? बिगोद, बिगोद बात करें, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? ये मांडलगढ़ स्थान के है, मांडलगढ़ स्थान है एक, जहां पे एक त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल तीन नदियां ये जो है संगम इनका होता है, त्रिवेणी संगम कहलाता है, बिगोद धाम, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? अंतर्देशीय यानी आंतरिक नदियों की बात कर रहा है, यहां पे एक शब्द दे रखा है अंतर्देशीय, आंतरिक, आंतरिक नदी की बात कर रहा है, आंतरिक नदी बात करें नहीं है, आंतरिक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रूपारेल, जी हां आंतरिक नदी है। हकरा, हकरा मतलब घग्गर नदी की बात कर रहा है, ये पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है, ये भी है। साहेबी, साहेबी मतलब ये बात कर रहा है किसकी? साबी नदी की, ये भी आंतरिक अपवाय की है। जबकि ये जो सागी है ना, सागी, सागी जो है लूणी नदी की सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है ये। और लूणी आपको पता है किसकी है? अरब सागरीय नदी है, अरब सागरीय नदी है, लूणी नदी जो है अरब सागरीय नदी है, इसलिए ये आंतरिक अपवाय की नदी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको शब्दावली देखनी है यहां पे, अंतर्देशीय, आंतरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चंबल नदी की सहायक नहीं है? चंबल नदी की सहायक नहीं है, किसकी सहायक नदी नहीं है? चंबल की नहीं है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ज्वाई, माही, काली सिंध, जाखम। अच्छा सॉरी, कौन सी चंबल की सहायक नदी है ये पूछा है, नहीं वाला नहीं है, इसके अंदर नदी है ये, सॉरी सहायक नदी पूछा गया है। चंबल की कौन सी है? तो चंबल की इनमें से पूछे तो ये है काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी है, चंबल की है। और ये राजस्थान से नहीं है, एमपी से ही इसका उद्गम होता है, एमपी से इसका उद्गम होता है। माही जो है, माही और ज्वाई, ज्वाई तो लूणी की सहायक नदी है। जाखम, जाखम और ये आपस में क्या है? सहायक नदियां हैं, ध्यान रखें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो किसका है? वो है बनास नदी का, सबसे जो बड़ा नदी बेसिन है, और ये सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम भी यही बनाती है। सर्वाधिक बड़ा त्रिवेणी संगम भी जो है सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनास नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है,
जलवायु, जलवायु टॉपिक है अपना, और इससे क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो जनवरी में न्यूनतम, जो यहां पे बात करें इन क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शनों में से देखें तो यहां पे गंगानगर अपने आंसर में राइट आंसर होगा, क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। अगर वैसे हमसे पूछ ले तो वैसे माउंट आबू होगा, माउंट आबू। और जिला पूछ ले, ये तो है स्थान, स्थान सबसे कम तापमान वाला। अगर हमसे जिला पूछ ले तो जिला सिरोही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें अपने। अगला नेक्स्ट कूटवाड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें से कारक, ये वाला जो देशांतरीय अवस्थिति है ना, वो प्रभावित नहीं करता है कभी भी। देशांतरीय स्थिति केवल टाइम को बताती है, समय को बताती है। यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति है वो प्रभावित करती है। अरब सागर से दूरी, उच्चावच, यानी एक तो है प्रभावित करने वाले कारक लिख रहा हूं मैं, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। दूसरी है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दूरी की बात हो रही है यहां पे। एक बात करें तो समुद्र से ऊंचाई, एक बात करें तो वो है जो ऊंचाई है उसी को उच्चावच, उच्चावच विशेषता है। एक वनस्पति भी प्रभावित करती है, वनस्पति भी प्रभावित करती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो प्रभावित करने वाली कारक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए सी डी, हाँ जी ए सी डी, ये जो है सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, 2022 के स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है। जो है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी है, पश्चिमी है और या फिर दक्षिणी है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है अपना कौन सा है? उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार मरुस्थल के नाम से इसको जानते हैं, वही है। मतलब ये पश्चिमी दे रखा है ना, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट राजस्थान की औसत वर्षा, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी के अंदर है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको जो ऑप्शन देखना है यहाँ पे, ये तो नहीं है, 57 से कम दे रखा है, नहीं है, ये ज्यादा दे रखा है, नहीं है, ये बहुत कम दे रखा है, ये भी नहीं है। ये देखो 56 से 58 दे रखा है, 56 से 58 दे रखा है, इनके मध्य ही आता है अपना 57.51 सेमी आता है, ध्यान रखें। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो कोडिंग सिस्टम दे रखा है ना, वो दे रखा है कोपेन जलवायु का। किसका दे रखा है? ये कोपेन का दे रखा है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे, जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये जो है यहाँ पे BSHW होता है, इस प्रकार का होता है। ये तो होता है जो अपना जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा है अर्ध शुष्क वाला है, अर्ध शुष्क वाला है। तीसरा है आर्द्र जलवायु वाला है, ये तीसरा है, सॉरी उपाद्र वाला है। और ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में होता है? न्यूनतम दैनिक तापांतर, अब यहाँ पे ये जो न्यूनतम दैनिक तापांतर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है वैसे, तो ये पूछ रहा है हमसे जो अपने वर्षा ऋतु में होता है ना, वर्षा ऋतु में किस आधार पे हम बता सकते हैं? आर्द्रता के आधार पे, आर्द्रता के आधार पे हम बता सकते हैं। तो आर्द्रता के आधार पर देखें तो जुलाई और अगस्त महीनों के अंदर आरपीएससी ने इसको सी आंसर सही माना है, इसका सी आंसर सही माना है। उन्होंने आर्द्रता के आधार पर इसको जो है आंका है, इस क्वेश्चन का आंसर माना है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? एडब्ल्यू प्रकार की, ये एडब्ल्यू प्रकार की आर्द्र जलवायु है। किस प्रकार की? आर्द्र या फिर ये अति आर्द्र में आती है, जो अति आर्द्र। तो कौन से में नहीं है? बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में है, कहां पे नहीं है? डूंगरपुर में नहीं है अति आर्द्र जलवायु।
चलिए, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो सॉरी, इसमें होगा, वो होगा अपना बूंदी होगा, बूंदी इसका राइट आंसर माना गया है एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वो कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है। अच्छा, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है किसके अकॉर्डिंग? कोपेन। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने एग्जाम में कोपेन वाला, कोपेन वाला आपको पता होना चाहिए, कोपेन वाला है तो यहाँ पे किस में पाई जाती है? कोपेन की बात करें तो कोपेन जो है वो पाया जाता है कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये तो है अपने हड़ौती वाले जिले, ठीक है, हड़ौती वाले जिले। इसके अलावा भी बात करें तो ये पाई जाती है माउंट आबू में भी है, माउंट आबू है, माउंट आबू है। इसके अलावा बात करें चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा उदयपुर है, इसके अलावा सलूम्बर है, इसके अलावा है डूंगरपुर है, इसके अलावा जो अपना बांसवाड़ा है। इन जिलों के अंदर है कोपेन की एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर जिले में। ठीक है, डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु की बात करें तो ये उप आर्द्र जलवायु की बात कर रहा है, उप आर्द्र जलवायु की यहां पे बात की जा रही है। तो उप आर्द्र जलवायु की बात करें तो इसमें जो है उपाद्र की बात करें तो यहां पे जो है सीडब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है तो वो है अपना हनुमानगढ़ नहीं होगा, यहां पे सीकर होगा, सीकर इसका राइट आंसर है। जो उपाद्र जलवायु जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वो बड़ा। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान में धूल भरी आंधियां यानी डस्ट स्ट्रॉम की यहां पे बात हो रही है, चलने वाली आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? आवश्यक दशाओं की बात करें तो इसमें क्या होता है, सहवनी जो हवाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण रोल होता है। सहवनी हवाओं की बात करें तो इसमें राइट आंसर सहवनी क्रियाएं होगी, जो सहवनी हवाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जो गर्म हवा होती है ना, इस प्रक्रिया में गर्म हवा क्या होती है, जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं उनके साथ ऊपर उठ जाती हैं। इसके अलावा जो ठंडी हवा होती है वो जो है धूल के कणों के साथ नीचे जम जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है उससे धूल जो है वातावरण से में फैल जाती है, डस्ट जो है वातावरण में फैल जाती है। ये जो क्रियाएं हैं सहवनी क्रियाएं होती हैं और इसी कारण क्या है ये जो आंधियां हैं चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। तो कोपेन की जलवायु है उसके अकॉर्डिंग जो है राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अभी बात की है? BWHW है, BSHW है, CWG है, AW है, ये 4 भागों में। ठीक है, अगला है, अगला टॉपिक कृषि। कृषि में पहला क्वेश्चन है अपना राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में वालरा कृषि पाई जाती है? वालरा कृषि की बात करें तो वालरा है ये आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली ये जो कृषि है। फिजिकल एजुकेशन टीचर PTI एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2023 के एग्जाम में। और ये जो वालरा कृषि है राजस्थान के आदिवासी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, उदयपुर में भी है, सलूम्बर में भी ये जो है कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, अगला है मोट, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? यानी जो अपने 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की और जो है जायद की जो फसलें हैं, उनमें से किस प्रकार की है ये मोट, बाजरा, जो ग्वार है, ये जो है वो है खरीफ की फसल है, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई के अंदर इसका बोया जाता है और इसको काटा जाता है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर है, अक्टूबर
नवंबर के अंदर इसको काट लिया जाता है, वही है। मोठ है, ग्वार है, बाजरा है, ठीक है, और इसके अंदर है कपास है, अरंडी है, ठीक है, मूंग है। ये सारी की सारी किस्में हैं जो खरीफ की फसलों के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के ईसब भूगोल उत्पादक जिले हैं। ईसब भूगोल की बात करें तो ईसब भूगोल मुख्य रूप से जालौर क्षेत्र के अंदर है, और इस ईसब भूगोल को दूसरा नाम है, पूछा गया है एग्जाम में, इसको कहते हैं घोड़ा जीरा के नाम से जाना जाता है, और ये जालौर के आसपास के जिलों में सर्वाधिक बोई जाती है, जालौर में मुख्यतः है, ठीक है, जालौर, सिरोही, बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वार उत्पादक जिले हैं। ज्वार उत्पादक जिले हैं, ज्वार की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, केमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, केमल क्रॉप के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, और ये ज्वार जो है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग अजमेर नागौर के अंदर ये बोई जाती है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है। मावठ से बात करें तो मावठ से जो है मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं, रबी की फसलों को लाभ होता है, फसलों को क्या होता है, इससे लाभ होता है, रबी की फसलों को इससे लाभ होता है, ध्यान रखें। और रबी की फसलों के अंदर जो कपास है यहां पे वो नहीं है, कपास किसकी है, खरीफ फसल की जो है प्रमुख फसल है, खरीफ सीजन की है। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा, माही कंचन, माही धवल, ये जो है अपने मक्का की किस्में हैं, किसकी है, मक्का की है। और एक जो अपने चावल है ना उसकी भी माही के नाम से है, माही सुगंधा के नाम से है, माही सुगंधा या फिर चंबल के नाम से है, माही सुगंधा है, चावल की है। यहां पे जो पूछा गया है वो मक्का की किस्मों के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है उसकी स्थापना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई है। कहां पर, बीकानेर में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो बागवानी क्षेत्र के अंदर है जो फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। ये पूछ रहा है हमसे कि जो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान वहां पे शामिल नहीं है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो ICAR है उस विभाग के द्वारा राजस्थान में 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश जो है राजस्थान को बांटा गया 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में। उसमें से जो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है वो है 4 नंबर और बी नंबर, 4th बी में आता है। किस में आता है, 4th बी में आता है। और इस 4th बी में जो यहां पे बात करें तो यहां पे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा तो आता है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा तो आता है, पर टोंक नहीं आता है। यहाँ पे जो है एक आता है जो सिरोही भी आता है, इसके अंदर सिरोही आता है, एक इसके अंदर उदयपुर आता है, ये आता है, पर टोंक नहीं आता है। इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला 2000 अब आ गए अपने, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है जनगणना से संबंधित। अगले जो क्वेश्चन है वो जनगणना से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन 2023 के पीटीए एग्जाम में पूछा गया है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म जो है महिला साक्षरता के अंदर, किसमें ओनली महिला साक्षरता की बात कर रहा है, प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं, कौन कौन से हैं। बात करें सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक तो है महिला साक्षरता किसमें है, कोटा के अंदर है, फिर जयपुर आता है, दूसरे नंबर पर जयपुर आता है। ठीक है, अगर न्यूनतम भी पूछ लिया जाए आपके अब की बार एग्जाम में तो न्यूनतम आपको ध्यान में रखना है, जालोर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता है, जालोर के अंदर। इसमें 2 पूछे गए हैं, कोटा और जयपुर, इसका राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए होगा इसके अंदर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों की 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का
लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग मान के चलो। ये क्या है, ये बोल रहा है हमसे सीधा सीधा शिशु लिंगानुपात के बारे में बात कर रहे हैं, शिशु लिंगानुपात के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन सा शिशु लिंगानुपात, वो भी ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहा है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के अंदर जो है शिशु लिंगानुपात की। सबसे पहले शिशु लिंगानुपात, साधारण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो है राजस्थान के अंदर 888 है। कितना है, 888 लिंगानुपात है। अब बात करते हैं हम जो ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और फिर शहरी या फिर नगरीय, शहरी या फिर नगरीय हम बोल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करें जो शिशु लिंगानुपात है वो है अपना 892, 892 है। और ये है शहरी वाला 874 है, शहरी वाला 874 है और ग्रामीण वाला है 892 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, ये तो है ग्रामीण का दे रखे हैं और ये है शहरी का है। और पूरे राजस्थान का पूछ ले तो 828 है शिशु के अंदर। और वैसे पूछ ले अपने से राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का शिशु तो 828 है, पर राजस्थान का नॉर्मली पूछ ले, राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात, लिंगानुपात पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो 928 है। ध्यान रखिए 928 है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिशु लिंगानुपात 828 है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है, जबकि नगरीय शिशु लिंगानुपात 874 है, 874 है। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, शिशु लिंगानुपात 888 है। राजस्थान जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक है, कौन से जिले में है, कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का है, कितना है 994 है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 है। और बात करें सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे, ये तो सर्वाधिक वाला है, सबसे कम लिंगानुपात है वो है धौलपुर जिले का है। कौन से जिले का है, धौलपुर जिले का है। और वो कितना है 846 है, कितना है 846 है, सबसे न्यूनतम है। डूंगरपुर के बाद में लिंगानुपात के अंदर है राजसमंद आता है, फिर पाली आता है, राजसमंद और पाली, डूंगरपुर फिर राजसमंद, राजसमंद है और फिर पाली है। इसी प्रकार बात करें तो कम के अंदर बात करें तो धौलपुर का सबसे कम आता है, उसके बाद में जैसलमेर आता है, उसके बाद में करौली आता है, ध्यान रखें। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात है। ये बात कर रहे हैं 0 से 6, 0 से 6 बोल दे कहीं पर भी तो वो बात करेगा सीधा सीधा किसके बारे में, शिशु लिंगानुपात के बारे, शिशु लिंगानुपात के बारे में, शिशु लिंगानुपात के बारे में हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर है। तो शिशु लिंगानुपात 2022 के एग्जाम में पूछा गया स्कूल लेक्चरर में और 888 है, कितना है 888 है। और ये है राजस्थान का सीधा लिंगानुपात है, राजस्थान का लिंगानुपात नॉर्मल जो पूछ ले आपसे, लिंगानुपात 928 है, लिंगानुपात 928 है। और ग्रामीण वाला तो आपको बताया ये है, ग्रामीण जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात के अंदर बात करें, शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछ ले हमसे, पहला पॉइंट ग्रामीण, दूसरा है नगरीय या शहरी। ग्रामीण के अंदर भी आपको बताया था, ग्रामीण के अंदर जो है 892 है, 892 है और ये 874 है। ठीक है, ध्यान रखें ये जो है बार बार रिपीट होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, महिला साक्षरता का प्रतिशत अगर पूछ ले आपसे सीधा साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की अगर हमसे पूछ लिया जाए साक्षरता दर कितनी है तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1% है। अगर पूछ ले हमसे पुरुष साक्षरता हमसे पूछ ले, अगर हमसे पूछ ले महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता अलग अलग पूछ ली जाए, पुरुष साक्षरता तो है वो है 79.1% है और महिला साक्षरता जो है वो है 52.1% है। इसमें पूछा गया है महिला साक्षरता, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब की बार।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत था, अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत कितना था, तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो एसटी की बात कर रहा है, और एसटी की बात करें तो लगभग 13.5% था, 13.5% था। तो इसमें 13.5 के समथिंग कौन सा है, तो ये वाला है, तो ये वाला अपना हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। और सर्वाधिक जो एसटी है वो आपको पता ही है कहां पे है, एसटी है वो सर्वाधिक उदयपुर के अंदर निवास करती है, उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है अपना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही है, जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिकतम रही है। अगर बात करें अधिकतम और न्यूनतम की, न्यूनतम वृद्धि दर है वो तो रही है 1911 से 21 के मध्य, 1911 से 1921 के मध्य। अधिकतम की बात करें तो 1971 से 81 के मध्य, 1971 से 1981 के मध्य है वो रही है अपनी सर्वाधिक जनसंख्या रही है, कितनी रही है 32.97% रही है सर्वाधिक। और न्यूनतम में 1911 से 1921 की बात करें तो वो 6.29% ही रही है वृद्धि दर। ठीक है, ये ध्यान में रखें अपने। अगला जो क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आपको बताना था 2022 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये पूछा गया था, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पूछा गया था। बात करें जो शहरी लिंगानुपात है वो अपने को पता है कितना है, राजस्थान का 928 है। अगर बात करें हम ग्रामीण का, ग्रामीण लिंगानुपात है कितना है और शहरी कितना है, ग्रामीण के अंदर है ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, कितना है 933 है। और शहरी की बात करें तो शहरी है अपना ग्रामीण जो है, ग्रामीण में सर्वाधिक है पाली का है, सर्वाधिक पाली का है ग्रामीण। पहले हमसे शहरी पूछा है, अगर बात करें शहरी के अंदर सर्वाधिक है वो टोंक का है, सर्वाधिक किसका है, टोंक का है, तो टोंक का सर्वाधिक पहले शहरी पूछ रखा है हमसे, ग्रामीण बाद में पूछा है तो पाली दूसरे नंबर पे है, ये अपना 2 नंबर हो जाएगा इसके अंदर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है, अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है, ये हमसे पूछा गया था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2022 है उसके अंदर ये पूछा गया था। बात करें यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो वो है यहाँ पे डूंगरपुर पाली प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर पाली प्रतापगढ़ है। इसके अलावा भी बात करें तो राजसमंद है और बांसवाड़ा भी इसके अंदर आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वालों में। ठीक है, ध्यान रखें। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है, 0 से 6 बोले तो शिशु लिंगानुपात की ही बात कर रहा है ये हमसे। और कहां पे है ये, कौन से जिले में है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है करौली के अंदर है, वो है न्यूनतम जो है शिशु लिंगानुपात रहा है। अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन में नए देखिए हमसे वैसे पूछे जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो वैसे तो है किसका, झुंझुनू का है, झुंझुनू का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद में आता है, सीकर का आता है, और फिर जो ऑप्शन में दे रखा है ना करौली आता है, पर यहाँ पे और तो है ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, तो अपने आ जाएगा करौली आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। हमें पता है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और न्यूनतम 3 जिले हैं राजस्थान के जहां पे जो है न्यूनतम जो घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एक तो है
जैसलमेर है। अपना मरुस्थली जिला जो है जैसलमेर आता है, एक आता है बीकानेर आता है, एक बीकानेर आता है, एक आता है बाड़मेर आता है, बाड़मेर आता है, इसके अंदर आता है। बात करें यहाँ पे 100 से भी कम जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, 100 से कम कितना कितना, इसमें 17 है, इसमें 78 है। और जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर में 100 के नजदीक ही पाया जाता है, 100 के नजदीक बोले तो 92, कितना 92 पाया जाता है। अब देखो 100 से कम है ना इन तीनों में। इनके बाद में आता है, वो आता है चूरू, बाद में आता है चूरू, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है 147 है, जनसंख्या घनत्व 147 है चूरू का। तो इसमें कौन कौन से, जोधपुर तो है ही नहीं, तो कौन सा पाली भी नहीं है, जालौर भी नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो 3 तो कट गए अपने, 3 तो कट गए, लास्ट वाला बचा 1 ही। चलिए अगला, विश्व जनसंख्या 2011-12 में, यानी 2011 की जनगणना की बात कर रहा है ये। और जो 2011 की जनगणना हुई है ना, उसमें राजस्थान का जो जनसंख्या है, राजस्थान की, वो विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर है जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, 6.85 करोड़ है, जो कि विश्व जनसंख्या का 1% है, ओनली फॉर 1% है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना आज की क्लास के अंदर है 60 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर है जो बचे हुए क्वेश्चन है, अपने बचे हुए लगभग 50 के करीबन क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर जरूर करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।